हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर 3 जिसका नाम है द दिल्ली सुल्तान्स उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 कर चुके हैं। देखिए, हमने अपने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था कि दिल्ली किस तरह से एक सिटी बनती है, उसके बाद में एक कमर्शियल सेंटर बनती है, फिर एक कैपिटल बनती है, यानी कि दिल्ली की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि दिल्ली सुल्तान्स जब दिल्ली पर रूलिंग करते हैं तो वहाँ पर किस तरह से अपने हिस्ट्रीज जो है उनको रिक्रिप्ट करवाते हैं। देखो, हमने पढ़ा था पहले के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि हिस्टोरियंस जब हिस्ट्री लिखते थे इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस और उनकी हेल्प से हमें उनकी हिस्ट्री का पता चलता है। हिस्ट्रियन जो उस टाइम पे जो हैंड से लिखी जो राइटिंग्स होती थी उनको क्या बोलते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स बोलते थे, राइट। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे हम इन चीज़ों को लिखते हैं तो क्या बोलते थे? तारीख या तवारीख, इस तरह से बोलते थे। ओके, क्या थे ये? हैंड रिटन राइटिंग्स होती थी उस टाइम पे जो ऑथर्स लिखते थे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक टेबल देखी थी, आपकी बुक में पेज नंबर 2 पे एक टेबल बनी हुई है जिसको हमने देखा था। चलिए इस टेबल को रिकॉल करके देखते हैं। देखिए, टेबल में मेनली उन डेंसिटीज़ के नाम दिए गए हैं जिनकी दिल्ली पर रूलिंग रही थी। देखिए, पहले कौन आते हैं? पहले आते हैं राजपूत डेंसिटी। हमने पढ़ा था कि भी दिल्ली पर पहले तोमस और राजपूत इनका रूल था, फिर उनको कौन हरा देता है? चौहान्स हरा देते हैं। चौहान्स के बाद चौहान का वॉर हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि तराइन मोहम्मद गोरी जो थे वो एक फॉरनर थे और वो अटैक करते हैं मोहम्मद गोरी के ऊपर। तराइन का वॉर हुआ था 1991 में हुआ था और एक 1992 में हुआ था। 1991 में जो हम पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं उस वार में, लेकिन 1992 वाला जो वॉर था उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता। उस टाइम पे दिल्ली में किसकी रूलिंग थी? चौहान्स की, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो रूलिंग कर रहे थे। और उसी में ये तराइन का वॉर होता है जिसकी वजह से वो अपनी रूलिंग से हट जाते हैं। कौन है? फॉरनर थे ये, रूलर थे मोहम्मद गोरी। ये आके यहाँ पर रूल करने लग जाते हैं। पहले ये यहाँ पर रूल करते तो यही बताया, पहले राजपूत डेंसिटीज़ थी। कौन कौन थे? तोमर्स, उसके बाद में अनंगपाला, फिर चौहान्स आते हैं। फिर उसके चौहान्स में पृथ्वीराज चौहान कहाँ से कब तक रूल करते हैं? 1175 से 1192 तक, जब तक उनकी डेथ नहीं होती तराइन के वॉर तक। उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में अर्ली टर्किश रूलर्स आते हैं जो मेनली यहाँ पर देखो इस टेबल में जो है मेनली 5 डेंसिटीज़ यहाँ पर दिखाई गई है। तो हम इन्हीं के बारे में जो है मेनली देखेंगे कि क्या बताया है इनके बारे में। तो अर्ली टर्किश रूलर थे, यानी कि जो मोहम्मद गोरी है वो उन्होंने वॉर किया। अब अगर देखें कि 1192 में उन्होंने वॉर में जो है मोहम्मद गोरी को हरा दिया, इसको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। लेकिन यहाँ पर जो टर्किश रूलर है वो 1206 से दिखाया गया है, राइट। कौन आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक आते हैं। तो ये क्या थे? ये एक जो है मोहम्मद गोरी के स्लेव थे, कह सकते हैं कि उनके गुलाम थे, उनके अंडर काम करते थे, वो थे। तो वो इनको जो है अपनी रूलिंग करने के लिए चले जाते हैं वो फॉरन। तो उनकी डेथ के बाद, तब तक मोहम्मद गोरी यहाँ पर रूल करते हैं, उसके बाद में ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये रूलिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये अपने एक अलग से कह सकते हैं कि अपनी डेंसिटी स्टार्ट करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक 4 ईयर्स कहते हैं। उसके बाद में फिर ये इल्तुतमिश आते हैं। फिर उसके बाद में रजिया, ये एक इम्पोर्टेंट है। देखो, हमने पढ़ा था लास्ट वाले वीडियो में कि रजिया सुल्तान जो है एक लेडी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। उस टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट होता था किसी भी वुमेन का जो है रूलर बनना, शासक बनना, सुल्तान बनना। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी कि रजिया जो है वो सुल्तान बनी थी। और अगर हम देखें तो इंडिया में पहली महिला जो शासक बनी थी वो ये कह सकते हैं रजिया सुल्तान थी, मतलब सुल्तान जो थी, ठीक है। फिर उसके बाद में गयासुद्दीन बलबल आते हैं। इसको जो है हमने ये भी देखा था कि जो उस टाइम पे जो ये नोबल्स होते थे, नोबल्स क्या होते हैं कि जो हमने पढ़ा था ना कि जो राइटिंग्स लिखते थे, सारे काम करते थे, वो चीज़ें रूलर को कह सकते हैं कि सलाह मशवरा भी देते थे कि भी आपको जो है इस तरह से रूल करना चाहिए, इस तरह से जो है रूलिंग करनी चाहिए, इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए। तो वो नोबल्स जो है ना वो एक आइडियल फॉलो करते थे। हमने देखा था कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शंस के बेस पे जो है वो एक तरह से आइडियल जो सोसाइटी चलाने के लिए बोलते थे। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था कि रजिया जो है वो एक वुमन है, जेंडर डिस्टिंक्शन के अकॉर्डिंग जो है उसको ये नहीं बनना चाहिए, रूलर नहीं बनना चाहिए था। ओके, तो इसी वजह से इसको जल्दी से फिर हटा भी दिया जाता है 1236 से 1240 के बीच में।
उसके बाद में कौन आता है, खिलजी वंश आता है, खिलजी डेंसिटी आती है। ये कब से कब तक रहती है, बलबन आते हैं, बलबन के बाद में खिलजी डेंसिटी जो है अलग डेंसिटी स्टार्ट हो जाती है 1290 से 1320 तक। इनके बीच में कौन आता है, जलालुद्दीन खिलजी आते हैं, फिर अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। देखिए आप लोगों ने मे बी पद्मावत मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो एक बार देखना। उसमें जो जलालुद्दीन खिलजी है और अलाउद्दीन जो रणबीर कपूर हैं वो अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। फिर उसके बाद में क्या आता है, तुगलक डेंसिटी आती है। तुगलक डेंसिटी कहाँ से कहाँ तक होती है, 1320 से 1414 तक रहती है। इसमें एक मेन जो किंग माने जाते हैं जो थे वो कौन थे, मोहम्मद तुगलक। इसको कह सकते हैं एक सनकी टाइप का बंदा बोला जाता था कि मतलब ये इसने बहुत मतलब कि उल्टे पुल्टे काम किए थे इस तरह से, ठीक है। तो इसने अपने कहें कि भी इसने अपनी डेंसिटी को कह सकते हैं अपने एम्पायर को सबसे ज़्यादा एक्सपेंड भी मोहम्मद तुगलक ने ही किया था। लेकिन इसने कुछ ऐसे रूल्स बनाए थे जो कि मतलब लोगों को अच्छे नहीं लग रहे थे। ओके, फिर आते हैं सैयद डेंसिटी। सैयद डेंसिटी थी 1414 से 1451 तक। उसके बाद इसमें कौन थे, खिजर खान थे। उसके बाद में लोधी डेंसिटी आती है जिसमें बलबन लोधी जो है रूलिंग करते हैं 1451 से लेकर 1489 तक। तो देखो ये मेनली 5 जो डेंसिटीज़ हैं ये दिल्ली के ओवर बेसिकली रूलिंग करती हैं, दिल्ली सुल्तान्स के अंडर अगर हम बात करें तो उनके बारे। देखिए हमने देखा था कि 1236 में रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी वो रूलिंग करना स्टार्ट करती है, यानी कि वो किंग बनती है, सुल्तान बनती है। लेकिन उस टाइम पे जो क्रॉनिकलर थे मिनाज सिराज वो इस बात को मानते हैं कि रजिया सुल्तान अपने भाइयों के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल थी और क्वालिफाइड थी एक रूलर बनने के लिए। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी कि एक वूमन जो है वो किंग बने, एक वूमन जो है वो किंग बने। इसी वजह से जो है और बाकी के जो नोबल्स थे जैसे दरबारी और वो जो थे वो लोग भी ये मानते थे कि भी वो जो रजिया सुल्तान की रूलिंग से जो है वो खुश नहीं थे कहीं ना कहीं, और इस वजह से 1240 में उसको जो है सिंहासन से हटा दिया जाता है, रूलिंग से हटा दिया जाता है, राइट, उसको ओवरथ्रो कर दिया जाता है। तो उन्हीं के बारे में अमीना जो सिराज ने क्या लिखा है ये पढ़ते हैं हम यहाँ पे। क्या कहता है, Minaj Shiraz thought that queen's rule went against the ideal social order created by God, in which woman was supposed to be subordinate to woman. He therefore asked, in the register of God's creation, since her account did not fall under the column of man, how did she gain from all of her excellent qualities? अब ये मिनाज शिराज क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भी जो गॉड है उन्होंने एक रजिस्टर बनाया। देखो कितनी अच्छी तरह से बताते हैं कि गॉड ने एक रजिस्टर बनाया क्रिएशन का, अपने उन्होंने जो जो क्रिएशन बनाई यानी कि मैन और वुमेन जो उन्होंने नेचर में जो भी चीज़ें बनाई उनका एक रजिस्टर बनाया है। तो उन्होंने कहा कि भी जो रजिया का नाम जो है वो मैंस वाले कॉलम में नहीं आता, फिर भी उसके अंदर इतनी एक्सीलेंट क्वालिटीज़ कैसे हैं, जैसे कि मतलब मैन के अंदर होनी चाहिए या रूलिंग करने की जो एक्सीलेंट क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो इसके अंदर किस तरह से आ गई, हालांकि इसका जो नाम है वो मैंस की कॉलम में है ही नहीं। ओके, अब अगर बात करें कि ऑन हर इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस रजिया मेंशन्ड दैट शी वाज ए डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। वो अपने इंस्क्रिप्शंस और क्वाइंस उस टाइम पे उसने चलाए थे रजिया ने, तो उन पर वो उसने ये लिखवाया था कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी हूँ। दिस वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वीन रुद्रादेवी। अगर हम बात करें यहाँ पर दो और लेडी जो रूलर्स थे ना उनके बारे में बताया कि एक लेडी रूलर और थी जो हम कह सकते हैं कि आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश है ना, वहाँ के आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें उस टाइम पे उसको वारंगल एरिया बोला जाता है, वारंगल रीजन बोला जाता था। वहाँ पर एक लेडी थी रुद्रदामिन, ठीक है, तो ये इनका नाम था रुद्राम देवी। इन्होंने जो है कहाँ से कब से कब तक रूलिंग की थी, 1262 से 1289 तक इन्होंने रूलिंग की थी। तो इन्होंने कभी भी वहाँ पर अपना जो नाम था ना वो इस तरह से लिखवाया था कि जैसे वो एक मैन है। उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस और जो कॉइन्स चलाए थे तो उस पर अपना नाम कभी प्रॉपर जो है अपना नाम ये नहीं दिया था, उन्होंने एज ए कंपैरिजन टू मैन जो है अपना नाम दिया था। सेकेंडली जो एक और लेडी का नाम आता है जिन्होंने कश्मीर पे रूलिंग की थी 1980 से लेकर 1003 तक, उन्होंने टाइटल्स जो इंसर्शन किए थे वो उसका जो टाइटल दिया गया ना वो एक स्पेशल टाइटल दिया है कि दीदी, जो टाइटल नाम जैसे दीदी बोलते हैं ना सिस्टर को, वो बड़ी दीदी एल्डर सिस्टर के लिए,
तो वो चीज़ है, वहाँ से इनका जो है टाइटल निकल के आता है, ये चीज़ें। तो इस तरह से ये बताया कि जो अगर हम ये सोचें कि भी जो मिनाज सिराज है, उन्होंने अपनी थिंकिंग में ये मान लिया कि रज़िया सुल्तान एक अच्छी किंग बन सकती है, लेकिन वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि एक वूमन जो है वो किंग बन सकती है। अब नेक्स्ट है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। यहाँ पर हम बात करें कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने अपना एक्सपेंशन किस तरह से किया, गैरिसन टाउन से एम्पायर को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया। देखो, दिल्ली एक सिटी था, सिटी से कमर्शियल सिटी बना, यानी कि एक व्यापार का केंद्र बना। फिर वहाँ पर जो है लोगों ने अटैक किया, रूलिंग जो है डेंसिटीज़, अलग अलग डेंसिटीज़ आ गई, वहाँ पे रूलिंग करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने गैरिसन टाउन्स जो हैं वहाँ पे एस्टैब्लिश किया, अलग अलग डेंसिटीज ने, अलग अलग रूलर्स ने अपने अपने गैरिसन टाउन जो है एस्टैब्लिश कर लिए। अब माइंड में बात आएगी कि गैरिसन टाउन्स होते क्या हैं। तो गैरिसन टाउन्स होते हैं ए एरिया विच वाज हाईली फोर्टिफाइड एंड द सोल्जर्स यूज टू लिव देयर, यानी कि एक ऐसा एरिया जिसके चारों तरफ जो है फोर्टिफाइड, जिसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड कर दिया गया, यानी कि चारों तरफ से उसकी किलाबंदी कर दी गई, बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई, बड़े बड़े किले बना दिए गए उसके चारों साइड से, और उस एरिया को कवर कर दिया गया। ओके, सेकेंडली क्या, सोल्जर्स जो हैं वो भी उसी के अंदर रहते हैं, कह सकते हैं कि उस एरिया में, उस टाउन के अंदर जो कह सकते हैं गैरिसन टाउन है, उसके अंदर कौन रहेगा, किंग की फैमिली, सोल्जर्स, नोबल्स, सब जो है उसके अंदर रहेंगे। सोल्जर्स जो एक तरह से कहेंगे कि प्रोटेक्शन करेंगे उस एरिया की, उस टाउन की। ओके, तो ये था गैरिसन टाउन। दिल्ली सुल्तान जो हैं वो गैरिसन से एम्पायर कैसे बनती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या जो है प्रोसेस चलता है। अगर हम बात करें, इनिशियली सेंट्रल दिल्ली सुल्तान्स वाज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू गैरिसन। तो हम बात करें कि स्टार्टिंग में जो है दिल्ली सुल्तान्स जो वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो गैरिसन्स वाला जो एरिया था ना, उसी के अंदर रिस्ट्रिक्टेड होकर रह जाते हैं, उसी को कंट्रोल करने पर लगे रहते हैं। बाद में जो है मेजर कंट्रोल नहीं होता उनका हिंटरलैंड पर। हिंटरलैंड कह सकते हैं कि जो एरिया, जिस टाउन पे उन्होंने अटैक किया है, यानी कि जहाँ पे वो रूलिंग करें, जिस टाउन पे उनका कब्जा है, उसके बाहर के एरिया, उसके लगते हुए एरिया पे उनका कोई कंट्रोल नहीं था। हिंटरलैंड कह सकते हैं कि इनकी सीमाओं से लगते हुए जो छोटे छोटे ट्राइब्स, या कह सकते हैं कि राज्य, स्टेट्स जो होते हैं, छोटे छोटे और एरियाज होते हैं, उनको हिंटरलैंड बोलेंगे। द लैंड एडजस्टेंट द सिटी और पार्ट दैट सप्लाई इट गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हिंटरलैंड क्या होगा कि वो पार्ट जो इनकी सीमा क्षेत्र से लगता हुआ, यानी कि जो ये टाउन बने हैं गैरिसन टाउन्स, इनकी सीमा के एरिया से लगते हुए एरियाज, सिटीज़, और वो इन टाउन्स को क्या सप्लाई करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, दिल्ली सुल्तान्स वाज डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर सप्लाईज। तो इन सप्लाईज, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाईज के लिए जो ये दिल्ली सुल्तान्स थे, ये किस पर डिपेंडेंट होते हैं, इन हिंटरलैंड्स वाले एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ये किस तरह से करते हैं, अगर इनको सप्लाईज और गुड सर्विस चाहिए तो, या बेसिकली या तो ये ट्रेड की हेल्प लेते हैं, यानी कि बिजनेस करते हैं एक दूसरे के साथ, या फिर ट्रिब्यूट करते हैं, कि हम कहें कि भी जो दिल्ली सुल्तान है उनके अंडर कंस्ट्रक्शन में कह सकते हैं कि, या उनसे कोई डर जाता है तो वो अपने आप उनको जो है दान में, या कह सकते हैं वैसे ही दे के चला जाता है, गिफ्ट में, एज ए गिफ्ट दे के चला जाता है। ओके, सेकेंडली क्या कि आप प्लंडर करना पड़ता है, सप्लाईज को कह सकते हैं कि भी उनको जो है उनके ऊपर अटैक करके, कब्जा करके, और फिर वहाँ से चोरी चकारी, मतलब इस तरह से करना पड़ता है उन सर्विसेज के लिए। ओके, तो इन कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट इन बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट। अब ये करें कि जो दिल्ली सुल्तान्स थे, उन्होंने अपने अलग अलग छोटे छोटे टाउन्स बना रखे थे, इस तरह से गैरिसन टाउन्स। जैसे हम बात करें कि उन्होंने बंगाल में भी बनाया है, सिंध में भी बनाया है, दिल्ली में भी बनाया है। तो दिल्ली से सिंध और बंगाल दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन हो जाती हैं। ये देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि ये दिल्ली है, यहाँ पर दिल्ली है, और इसके बाद में यहाँ पर सिंध है, और यहाँ पर बंगाल है, तो यहाँ से और यहाँ से इधर की साइड जाना और इधर की साइड जाना उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। उनको इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था, जैसे कि रेबिलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेंगल कम्युनिकेशन राउटर्स। ये कहते हैं कि भी जैसे मतलब कि लोकल्स जो वहाँ के लोग होते थे उनके अंडर में छोड़ के आ जाते थे अपनी रूलिंग को, कि भी आप इनको संभाल लो, तब तक हम दिल्ली में कंट्रोल करते हैं। तो वो अपनी मर्जी चलाना स्टार्ट कर देते थे।
ओके। फिर आता है कि वॉर, यानी कि जो दूसरे जो डेंसिटीज़ के लोग हैं वो भी उनके ऊपर वॉर की सिचुएशंस क्रिएट कर देते थे कि भी आप दिल्ली में पहुंच गए हैं तो सिंध वाले पे किसी और ने फॉरनर ने अटैक कर दिया, इस तरह की कंडीशंस आ जाती। फिर आता था कई बार बैड वेदर जो है, यानी कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से या कि मौसम में ख़राबी की वजह से भी क्या कहते बाढ़ आ गई या तूफ़ान आ गया, इस वजह से भी उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, उनको कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती थी। The Delhi authority was also challenged by Mongols invasion from Afghanistan। अब इनके बारे में बात करें कि जो दिल्ली के सुल्तान्स हैं उनको चैलेंज करना पड़ता था मंगोल्स इन्वेंशन। देखो ये मंगोल्स कौन थे, ये बेसिकली एक ट्राइब है चाइना की, मंगोल जाति जिसको हम बोलते हैं। वो अटैक करते करते यहाँ ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान तक पहुँच चुके थे और वो अब इंडिया में एंटर करना चाहते थे। तो उनके अटैक्स की वजह से या उनके इन्वेड की वजह से भी इन दिल्ली सुल्तान्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। अपने जो कह सकते हैं कि गैरिसन टाउन्स थे उनको कंट्रोल करने में, उनके ऊपर रूलिंग करने में इनको प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो इन चैलेंजेस के चलते हुए उन्होंने सोचा कि भी क्यों ना हम इस एम्पायर को एक्सपेंड कर लिया, कह सकते कि इस पूरे एरिया के ऊपर जो है अपना कंट्रोल कर ले, जो बीच में आने वाला एरिया भी है, जो इस सारे एरिया को हम कंट्रोल कर ले, इन टाउन्स को इकट्ठा कर ले, कलेक्ट कर ले, कंसोलिडेट कर ले, तो कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम्स जो है हम फेस कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को जो है सॉल्यूशन हो सकता है। ओके, तो कंसोलिडेशन ऑफ भूटान वाज वेरी एसेंशियल। ये कहते हैं कि जो कंसोलिडेशंस है सल्तनत का वो बहुत एसेंशियल, मतलब एक कह सकते हैं कि ज़रूरत बन गई थी उनकी कि भी हम इनको इकट्ठा करें, तो इस वजह से उसके लिए ये प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ना आगे के जो चैप्टर है उसमें हम ये पढ़ेंगे कि भी किस तरह से वो आगे जो है अपना एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं। दो फेज़ में ये अपना जो एक्सपेंशन स्टार्ट करते हैं, एक इंटरनल फ्रंटियर और सेकेंडली एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब उनके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्या